सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? टेल मी समथिंग न्यू। चैनल का नाम है यूट्यूब पे जी, क्या सूरत हाल भाई? आसान फतह। आसान फतह पेशावर। अच्छा, फिर उसको ही जो है हम थोड़ा सा मैच को पहले तो मुझे तो लग रहा था थ्रिलर होगा, लेकिन आसान। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैच को डिस्कस कर लेते हैं। तो पेशावर ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया। समझ से बाहर था क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 3 मैचेस आप पहले बैटिंग करके जीते हुए हैं। तो बिला वजह स्ट्रेटजी चेंज करना समझ में नहीं आया। लेकिन बहरहाल अगर इस तरह की चवले ना मारें तो फिर कैसे पता चलेगा कि कप्तान बाबर है या शादाब है? क्योंकि ये कोई ना कोई ऐसे एक दो रन जरूर मारते हैं हर मैच में, जिससे पता लगता है कि इनमें से कोई एक कैप्टनसी कर रहा है। तीसरा खैर शाहीन भी ऐसा ही है। तो पहले बॉलिंग की शुरू में बहुत ही आप कह लें कि एक साइम ने जो 2 ओवर कराए, 2 विकेट्स उसको मिल गई लकीली। उसके बाद मैच पे थोड़ा सा इन्होंने अपनी जो है वो ग्रिप थोड़ी सी इनकी कमजोर होनी शुरू हुई, जो इस्लामाबाद 196 तक कर गया। हालांकि रावलपिंडी की विकेट के ऊपर 196 तो आई गेस पेशावर जल्मी वाले यही सोच रहे थे कि एनीथिंग अंडर 200 इज इजीली चेजेबल। तो उस वजह से हम्म। वो शायद और रिलक्टेंट हो गए और रिलैक्स हो गए कि जी बस ठीक है, 200 रन के आसपास भी अगर होंगे तो हम आराम से चेस कर लेंगे। बैटिंग में इस्लामाबाद ने जो परफॉर्म किया, एक बार फिर शादाब ने बहुत अच्छी बैटिंग की और यहाँ से फिर वही बात आती है कि भाई जब आप ऊपर के नंबर्स पे अच्छी बैटिंग करते हैं तो नीचे के नंबर पे क्यों जाते हैं? आप एक अपनी टीम के लिए ऊपर आके रन बना सकते हैं तो आप बनाएं। तो बहरहाल नंबर 4 पे आके शादाब ने बहुत अच्छी बैटिंग की। हाँ, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्प्रोवाइज होना चाहिए था कि जिस टाइम जॉर्डन कॉक्स को भेजा गया तीसरी विकेट गिरने के ऊपर, जो सलमान अली आगा की गिरी थी, उस टाइम अगर आजम खान को भेजा जाता, क्योंकि आजम खान ने जिस तरह आखिर में आके हिटिंग की है, तो ये यानी एक अपॉर्चुनिटी थी उनके पास कि वो गो फॉर किल वाला मामला बैटिंग में हो सकता था कि वही हम्म। स्कोर 210 215 220 तक जा सकता था। लेकिन बहरहाल शादाब खान ने बहरहाल आज फिर भी काफी बेहतर कैप्टेंसी की, जितने एक मैच में वो ब्लंडर्स करता है उतने नहीं किए। और उसके बाद जब पिशावर की बैटिंग शुरू हुई तो आप ये कह लें कि वो एक जो रो में बहने वाला मामला है कि ऊपर से 2-3 विकेटें जल्दी गिर गई, बाबर रनआउट हो गया। यानी जो रनआउट पिशावर जल्मी ने छोड़े थे, उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो रनआउट छोड़े नहीं। ऊपर से बाबर आउट हो गया, साइम आउट हो गया, फिर आजम खान ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ लिया कैटमोर का। हारिस आउट हो गया वही फजूल सा शॉट खेलते हुए। यानी हारिस तो बहरहाल इंतहाई ओवररेटेड प्लेयर है। और अब चूंकि कमेंट्री टीम को रमीज राजा ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो अब कमेंट्री सुन के ऐसे लगता है कि हारिस जो है ना गिलक्रिस्ट प्लस है, क्योंकि हर वक्त उसकी तारीफें होती रहती हैं। और अजीब यानी समझ नहीं आती कि इस बेस के ऊपर जो है वो इतना हाइप दिया हुआ है, इतनी ओवररेटेड किया हुआ है। क्योंकि आज के मैच में भी सिचुएशन क्या थी कि भाई जब ऊपर विकेट्स गिर रही थी तो कोई एक बैट्समैन जो है वो थोड़ा टिक जाता और थोड़ा स्टेडी खेलता। तो बाद में आमिर जमाल तो यहाँ तक सिचुएशन ले ही आया था ना मार मार के, कि आप यूं देख लें कि भाई आखिर में आप जाके उतने रन से नहीं हारे जितने रन से एक्सपेक्टेड था कि आप हार जाएंगे। तो बहरहाल एक आसान विन साबित हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। और इस जीत के बाद अब इस्लामाबाद और जल्मी के पॉइंट बराबर हो गए। और रन रेट मेरा ख्याल है अब देखना पड़ेगा कि किसका बेहतर है। तो अब तीसरी और चौथी जल्मी का पोजीशन बेहतर है। तो अब तीसरी पोजीशन जो है वो जल्मी की है और चौथी पोजीशन जो है वो इस्लाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड की है। इस्लाम।
और पहली 2 पोजीशंस तो हमें नजर ही आ रही हैं, बाकी 2 पोजीशंस सुल्तान और कलम, कोयटा ग्लैडिएटर। यस, देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, आप कह रहे हैं ना कि शादाब जिस नंबर पे स्कोर कर रहा है वो उस पे आता क्यों नहीं है। आपने कभी ये देखा है कि फर्ज करें 10 रन चेस करने हैं किसी टेस्ट मैच को जीतने के लिए, किसी टीम ने आखिरी बैटिंग में 10 रन चेस करने, कभी ऐसा होता है कि वो ग्लेन मैकग्रा और जेसन गिलेस्पी को भेज देंगे, जाओ तुम बैटिंग कर लो और 10 रन चेस कर लो? कभी हुआ है ऐसा? एक आध कोई मिडिल ऑर्डर का तो ओपन कर लेता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई, मतलब ऐसा कोई बैटिंग, वो जो बैट बॉलर है उसको आप ओपन करा दें? गेम है ना यार, ये सेंस का गेम, बहुत कॉमन सेंस का गेम है। और कॉमन सेंस जो है ना वो एक कर्स है आपके ऊपर, क्योंकि आपको कभी कभार बहुत स्टूपिड पीपल से भी उसको देखना पड़ता है, उनके साथ भी ये यूज करना पड़ता है। एक बेसिक सी मिस्टेक है हमारे हमारे क्रिकेटिंग सेटअप में कि अब मैं उसमें, इधर मैं सरफराज अहमद को जो है ना लेकर आऊंगा कि जिस तरह उसने अपनी पोजीशन वनडे और T20 टीम में खराब की और फिर आकर कप्तानी उसकी चली गई। अगर ये दोनों वाइट बॉल क्रिकेट में सरफराज चौथे नंबर पे बैटिंग करता रहता है ना, तो वर्ल्ड बीटर बन सकता है। जिस तरह की उसकी बॉल को जज करने की लेंथ और जिस तरह से वो स्ट्राइक रेट, रोटेट की आदत है ना, वो बहुत, मतलब एक जमाने में, बल्कि एक जमाने में क्या, अभी भी उसका मेरे ख्याल से 2019 तक जब तक उसने कंटिन्यू क्रिकेट खेली है, उसका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था विदाउट बाउंड्री, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था किसी भी बैट्समैन, 72 स्ट्राइक रेट। यानी बाउंड्री लेस अगर आप 100 बॉल खेल रहे हैं तो 72 रन आप बना रहे हैं। शादाब मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, PSL 7 थी या 6 थी, जिसमें ये नंबर 4 पे कंटिन्यू बैटिंग कर रहा था और कंटिन्यू मैचेस जितवा रहा था इस्लामाबाद। आपको किस की कुत्ते ने काटा है कि आप, एक फ्रेंचाइज भी चेंज नहीं हो रही, आपका कोई सेटअप भी चेंज नहीं हुआ, ना किसी नया ओनर आया, ना कुछ हुआ, अब वो किसने काटा है कि आप अपनी पोजीशन खराब कर रहे हैं? या तो ये आप कंसिस्टेंसी कह लें, या फिर वो होता है ना कि एक नॉन प्रोफेशनल अप्रोच जो है ना इन लोगों के दरमियान में बैठ गई है कि यार कुछ भी है, फ्रेंचाइजी तो है, ये एक प्रॉपर, मतलब आपका रोजी रोटी का जरिया है। आप कभी ऐसा कहें सुबह में उठ के अपने ऑफिस कॉल करेंगे, यार मैं शाम में आऊंगा, आज सुबह में नहीं आऊंगा, सुबह वाले क्या बोलेंगे, भाई तुम्हारी तो क्लास ही सुबह में, शाम में आके क्या करोगे? हाँ। वो वाले सीन में हम लोग चले गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मैं इस चीज से 100% अब श्योर हो गया हूँ कि इस बंदे के अंदर मेंटली जो है ना कुछ कीड़ा है, कोई ऐसी चीज है जो उसको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाने में बहुत बड़ा गैप इसीलिए है कि उसकी कोई मेंटली ब्रेक है, उसके अंदर कोई ब्रेक डाउन हुआ हुआ उसका मेंटल। अच्छा, चलें अब ये बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं, खास तौर पर बात करेंगे आमिर जमाल की। हम्म। आमिर जमाल का नाम तो जमाल है, लेकिन करता कमाल है। यानी हम्म। आप उसकी बैटिंग देखें, आपको लगेगा कि यार वाकई कोई ऐसा प्लेयर खेल रहा है कि जब तक ये विकेट पे मौजूद है आपके चांसेस हैं। हम्म। तो क्लीन स्ट्राइकिंग वो कर रहा होता है। हाँ ठीक है, बॉलिंग में वो T20 में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहें तो इस हम्म। तरह यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप जैसे नेशनल टीम में आप 4 अपने मेन बॉलर खिलाएं, जैसे नसीम शाह है, शाहीन तो कैप्टन है लिहाजा वो इसलिए खेलेगा, तीसरा बॉलर, और हम्म। चौथा स्पिनर, चाहे वो शादाब हो चाहे अबरार हो, जो भी फॉर्म में है उसको आप खिलाएं। आपके पास फिनिशिंग के लिए आपने इफ्तिखार अहमद को रखा होता है, और आप आमिर जमाल को ऐड करें नंबर 7 पे। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी आमिर जमाल से जो है वो 4 ओवर नहीं होते, बहुत मार पड़ती है उसको T20 में, तो अब आपके पास T20 सेटअप में साइम अयूब भी है नेशनल टीम के अंदर, इफ्तिखार भी है, और आमिर जमाल भी है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि तीनों को खिलाएं और तीनों से काम लें। और तीनों जरूरी नहीं कि आप 4 4 ओवर कराएं, ये तीनों मिलके 5 6 ओवर तो करा ही सकते हैं, और बाकी 4 आप अपने प्रॉपर बॉलर खिलाएं जो कि आराम से आपको विकेट्स हम्म। लेके दें। तो इस तरीके से आप उसका एक जो टैलेंट है, यानी बैटिंग टैलेंट है, ऐसी क्लीन स्ट्राइकिंग आज तक मैंने राना फहीम अशरफ की भी नहीं देखी। 9 साल हो गए राना को खेलते हुए, 8 साल 7 साल, हमें 8 साल हो गए उसको देखते हुए। 8 साल में आज तक ऐसी क्लीन स्ट्राइकिंग राना फहीम अशरफ ने भी नहीं की। हाँ सर, क्या तो आप सही रहे, लेकिन मैं ना अभी
बहुत मैं असल में नेशनल सेटअप में किसी को भी लाने के लिए ना मैं अब उकता चुका हूँ कि जिस तरह से पिछले 4, 5, 6 सालों में टेस्ट कैप बाँटी गई हैं और वनडे और टी20 कैप बाँटी गई हैं ना, नेशनल सेटअप में जब तक उसको ना लेकर आएँ जैसे इंडिया तो बहुत बड़ा वो है यार, आप अपना एक छोटा-सा हमारे पास एक याद है आपको एक ज़माने में आरबीएस कप हुआ करता था, हुँ, उसने हमें बहुत प्लेयर दिए। क्यों दिए? एक तो कोई भी नोन यानी इंटरनेशनल स्टार ऑब्वियसली नहीं आ सकता था उस वक़्त तक तो। हुँ, बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट था, ग्राउंड भरे हुए होते थे जब वो मैचेज़ होते थे किसी भी शहर में हुँ, और उनमें बाकायदा लगता था कि कोई क्राउड की वो है, इन्वॉल्वमेंट है उस गेम में। हुँ, कराची में जैसे अभी नहीं आ रहे, चलो कराची के तो मसले ही दूसरे हैं। आप आ जाते हैं, नहीं आते बड़ी बात है, आपका एहसान है, आप आ जाएँ कराची में 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वॉक करके। लेकिन जो इंटरेस्ट लेवल था ना, वो डबल था। एक ज़माने में राशिद अज़ीज़ ने कहा था कि आपको ज़रूरत ही नहीं थी पीएसएल वो कराने की इंट्रोड्यूस। आपके पास बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट थी। वो एक ज़माने में एबीएन एम्रो बैंक था, फिर वो बाद में फैसल बैंक तक मर्ज हो गया। हुँ, आरबीएस था, फिर फैसल बैंक में मर्ज हो गया। तो आप फैसल बैंक के नाम से टूर्नामेंट कराते रहते हो और आप वाक़ई आपकी एक वो होती है इनपुट क्योंकि वो बहुत अच्छा सेटअप था। वो उसमें सारे प्रोफ़ेशनल लोग थे असल में, जितना भी उस वक़्त का स्टाफ था, वो बहुत प्रोफ़ेशनल किस्म के लोग थे और वो सब बड़े अच्छे तरीके से टूर्नामेंट करा रहे थे, प्रॉपर एडवर्टाइज़मेंट से करा रहे हैं। ये आपको पता है रोड भी सही है, रोड्स तक तो है लेकिन एक होता है ना एक ऑनलाइन कोई हमारी एड्स नहीं चल रहे हर अभी आप आईपीएल शुरू हो गया, आप देखिएगा यूट्यूब की कोई वीडियो ऑन करिएगा, देखिएगा 3 दफ़ा तो उसमें ब्रेक आ जाएगा आईपीएल की किसी टीम के ऐड का। तो उससे अंदाज़ा होता है कि वो किस लेवल तक जा रहे हैं। ख़ैर ये बातें तो उस तरफ की हैं, लेकिन हम जिस उसमें आ गए ना इस वक़्त जो हमारे पास नेशनल सेटअप वाली बात मैं कह रहा था। मैं यही चाहूँगा कि ये तो 2024 का वर्ल्ड कप तो अब सर पे है, बस बीच में आईपीएल ही रह गई है, बाकी पाकिस्तान ने टी20 खेलना है इंग्लैंड से, आयरलैंड से और न्यूज़ीलैंड से और हुँ, उसके बाद जाना है हमने सीधा वर्ल्ड कप खेलने। तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि इफ्तिख़ार अहमद से और शोएब मलिक जैसे कल आपने हाथ जोड़े थे, मैं आज इफ्तिख़ार अहमद से उस तरह से हाथ जोड़ता हूँ कि आपका अगर नहीं बन पा रहा ना यार, तो आप खुद बोल दो। इतना तो आपके अंदर होना चाहिए ना ऑनेस्टी अपने मुल्क से कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा। आप कोई और ऑप्शन देख लें। आप कोई और ऑप्शन देख लें कि यार वो कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ना बॉलिंग में भी आपकी कोई ऐसी नहीं कि कोई आपने इकोनॉमी के हिसाब से कर रहे हो, रन आपको पड़ते हैं, 5 विकेटें आपने शायद न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पिछले साल जो हमने 5 टी20 5 वनडे खेले थे, उसमें 1 में लिया था। हुँ, मतलब परफॉर्मेंसेज़ में कंसिस्टेंसी का इतना लैक है ना, मैं नहीं चाह रहा बाबर आज़म जैसी कंसिस्टेंसी हो या रिज़वान जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए हो आपको। या एक हद तक आप ये समझते हैं कि आपकी बॉलिंग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इमाद वसीम एक ज़माने में कंसिस्टेंटली इंटरनेशनली परफ़ॉर्म कर रहा था। हुँ, वैसी तो आप परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं ला सकते, हुँ, लेकिन कम से कम आप 4:1 के रेशो पर तो है ना कि यार 4 मैच में 1 परफ़ॉर्मेंस तो हो आपकी। अब आप हुँ। साल में 1-2 परफ़ॉर्मेंसेज़ करके टीम में रिटेन होना, आपको अपने आप से और मुझसे वफ़ादारी होनी चाहिए। ये बात तो है और दूसरी एक चीज़ मैं और यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। हर हुँ, सीज़न में होता ये है कि जो मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स हैं, वो अंडर लाइमलाइट आ जाते हैं। चाहे वो जो भी बॉलर्स खेल रहे हों। पिछले सीज़न में एहसानुल्लाह, अब्बास आफरीदी और इस सीज़न में मोहम्मद अली। तो एक और जो अहम फैक्टर है और इसी वजह से वो लाइमलाइट में आते हैं और फिर सेलेक्ट भी होते हैं और वो कहते हैं कि भई ये तो पीएसएल का सबसे बेहतरीन बॉलर है। एक और फैक्टर जो कि बेसिकली उनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ बाकियों से बेहतर नज़र आती हैं, हुँ, क्योंकि पिछले कई पीएसएल से ये हो रहा है जब से मुल्तान में हो रही है, कि पहले 5 मैचेज़ मुल्तान जो है वो मुल्तान में ही खेलता है और मुल्तान की विकेट इन बाकी तमाम स्टेडियम्स के मुकाबले में मुश्किल विकेट है, वहाँ बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो उन 5 वे मैचेज़ के अंदर वो बॉलर जो भी खेल रहे हों, पिछली दफ़ा एहसानुल्लाह और अब्बास आफरीदी थे, उनकी विकेट्स आप देख लें। और अभी मोहम्मद अली का हर जगह चर्चा हो रहा है कि जी बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है। वो बिल्कुल है, वो नहीं है, लेकिन बात ये है कि यही जब मैचेज़ इनको मिले थे, टेस्ट मैचेज़ इंग्लैंड के खिलाफ, तो मुल्तान शायद उसमें इन्वॉल्व नहीं था, बाकी दूसरे ग्राउंड्स थे। तो वहाँ पर वो टेस्ट मैचेज़ में भी आपने परफ़ॉर्मेंस देख ली थी, किस तरह की परफ़ॉर्मेंस थी। दूसरा ये है कि आप अभी अगर स्टैटिस्टिक्स उठाएँ
तो मुल्तान में मोहम्मद अली ने 20 ओवर कराए, 90 रन दिए हैं और 13 विकेटें ली। और मुल्तान से बाहर मोहम्मद अली ने 7 ओवर कराए, 72 रन दिए और 1 विकेट ली। तो किसी भी किस्म की कोई डिसीजन मेकिंग करने से पहले कि भाई ये प्लेयर बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, तमाम कंडीशंस और उन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए कोई भी सिलेक्शन की तरफ जाया जाए, ताकि फिर ये ना हो कि जी हमने तो इसको परफॉर्मेंस की बेस पे सेलेक्ट किया था, अब ये इंटरनेशनल में जाके कर ही कुछ नहीं रहा। कंडीशन का तो बहुत फर्क है, लेकिन हमारे पास हम्म हमारे पास सबसे बड़ा फुकदान ही यही रहा है ना कि हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार कम से कम चलो सारी कंडीशंस में नहीं तो हम्म, कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें ये चल जाए। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आप नाम हम लिस्ट पेपर कितने काले करेंगे। हम्म, उनके कैरियर्स में बार बार कह रहा हूँ, उनके 1 साल से ज्यादा के कैरियर्स नहीं थे, हमने 20-20 साल 22-22 साल खिला दिए उनको। हम्म, जो हक वाले थे जैसे आसिम कमाल था, एक हद तक मैं इमरान फरत को भी कहता हूँ, उसका भाई हुमायूं फरत वो भी जाया हो गया ये कामरान अकमल और को वगैरह के चक्करों में। अदनान अकमल अच्छा था तो वो दो भाइयों की वजह से पीछे चला गया। सलमान बट की आप आजकल ऑनलाइन, क्योंकि सब कुछ भी ऑनलाइन चल रहा है तो आजकल आप उसकी बातें सुन रहे हैं। वो वाहिद पाकिस्तान का कप्तान था जिसके पास मेथड भी था, जिसके पास थिंकिंग भी थी, जिसके अप्रोच भी थी, जिसके एप्लीकेशन भी थी, तो उसको उन्होंने दूसरे तरीके से हैंडल कर लिया। हम लोग आराम से हो जाते हैं, मैनिपुलेट आराम से हो जाते अच्छा भाई, कल का मैच जो है पेशावर जल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, दोनों टीमों का 8वां हैं। मैच आई हो। थिंक इंटरनेट बहुत बुरा चल रहा है, यहीं तक रखे मेरे ख्याल से। चलें यही हम्म तक रखते हैं, कल जल्मी और सुल्तान्स में से किसको कल कौन है? जीतते हुए देख रहे हैं? सुल्तान तो सुल्तान है। लेकिन पिंडी में है। मेथड सुल्तान सुल्तान नहीं नहीं, सुल्तान सुल्तान है। सुल्तान लंबा स्कोर करेगा पहली बैटिंग में। तो चलें देखते हैं क्या ये होता लोग है। बहुत तरीके से चलते हैं, उन्हें पता है रन बनानेंगे तो हम बॉलर तो हैं रोकने वाले। चलें देखते हैं कल फिर लेकिन क्या करते इस्लामाबाद हैं। ने आज सरप्राइज कर दिया। मैं तो समझ रहा था कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन सरप्राइज कर दिया इस्लामाबाद। चलें यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल की वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हाँ जी इजाजत। इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल।